जय हिंद दोस्तों, ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्लीट पॉलिटी की एक सीरीज, जिसके अंतर्गत अब तक हम लोगों ने 8 क्लास ले चुके हैं। ये हमारे 9वें क्रम का लेक्चर है। अगर आपने अभी तक इन क्लास को नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इन सभी क्लास को देख लीजिए। इनकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्लीट पॉलिटी सीरीज के नाम से। आज हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक क्या-क्या दिया गया है, जिसमें राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, उन सभी प्रावधानों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लगती है, आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। किसी भी टॉपिक को पढ़ने का एक क्रम होता है कि किस क्रम में उस टॉपिक को कवर किया जाए। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे शासन और कार्यपालिका की संरचना, समझेंगे कि राष्ट्रपति किसके अंतर्गत आता है, जो राष्ट्रपति का पद है, या राष्ट्रपति कार्यपालिका के अंतर्गत आता है या विधायिका के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम राष्ट्रपति का परिचय देखेंगे, उसका निर्वाचन देखेंगे, किस तरीके से निर्वाचन किया जाता है, कौन कौन लोग उसके निर्वाचन में भाग लेते हैं, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होती है, पद के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, उसके बाद राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, उसके बाद महाभियोग प्रक्रिया अर्थात राष्ट्रपति को किस प्रकार हटाया जा सकता है, पद रिक्ति के बारे में समझेंगे, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में पढ़ेंगे और एंड में हम लोग एमसीक्यू लगाने की प्रैक्टिस करेंगे। पीवाईक्यू के एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आता है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है पहले उस टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर करना, उसके बाद उससे संबंधित क्वेश्चन लगाना, क्योंकि हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना जो अलग अलग एग्जामों में आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि शासन के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो शासन के अंतर्गत आती विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का कार्य क्या होता है, कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका का कार्य क्या होता है, कानून को लागू करना। और न्यायपालिका का काम होता है कानून के आधार पर न्याय करना। एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करें। मान लीजिए कोई कानून बनाना है, तो कानून बनाने का कार्य कौन करता है, विधायिका। विधायिका कोई भी किसी भी को क्या कानून की जरूरत है, कौन सा कानून बनाना है, किस टॉपिक पर बनाना है या किसके लिए बनाना है। जैसे कोई एक्ट बनाना होता है, जैसे ST ST एक्ट बनाता, OBC एक्ट बनाता, तो उनको कौन बनाता है, कोई भी कानून आता है, घरेलू हिंसा संबंधित कोई भी अधिनियम वगैरह आते थे, इनको कौन बनाता है। तो कानून बनाने के जो कानून होते हैं उनको बनाने का कार्य किसका होता है, कानून को बनाने का कार्य होता है विधायिका का। उन कानूनों को लागू करवाने का कार्य किसका होता है, कार्यपालिका का। आपने देखा होगा कि सरकार कोई बिल लाती है, फिर उसको संसद में पेश करती है, जिस पर लोकसभा राज्यसभा में चर्चा होती है, उसके बाद उस बिल को पारित किया जाता है। तो उसको लागू करवाने का कार्य किसका रहता है, कार्यपालिका का। कोई कानून बनाए वो संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं, संविधान का उल्लंघन करता है या नहीं, तो उसके आधार पर उसकी जांच कौन करती है, न्यायपालिका। तो भारत में विधायिका और कार्यपालिका का पृथक्करण नहीं पाया जाता है, भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण पाया जाता है। उदाहरण यूएसए के एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे यूएसए के अंतर्गत कार्यपालिका अलग पाई जाती है, विधायिका अलग होती है और न्यायपालिका अलग होती है। तो वहां पर विधायिका कोई कानून लाती है, फिर किसको सौंपती है, कार्यपालिका को। कार्यपालिका उसको लागू करवाती, फिर जो कानून लागू हो जाता है वो संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं, ये देखने का कार्य किसका रहता है, न्यायपालिका का। लेकिन भारत में कार्यपालिका और विधायिका का पृथक्करण नहीं पाया जाता, इसलिए कार्यपालिका विधायिका दोनों एक ही है। भारत में न्यायपालिका का पृथक्करण पाया जाता है। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है, राष्ट्रपति, जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, फिर प्रधानमंत्री के बारे में और महान्यायवादी के बारे में। ये सभी भाग 5 के अंतर्गत है। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 1 से 51 तक आर्टिकल दिए हुए हैं। आज हम केवल राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक पढ़ने वाले हैं, जिसमें राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है। इसके अगले लेक्चर में हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे
उसके अगले लेक्चर में प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से एक-एक टॉपिक पर एक-एक लेक्चर के माध्यम से हम कवर करते रहेंगे, जिससे वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो और आपको पढ़ने में भी परेशानी ना हो। एक टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आता है, एक साथ 2 या 3 टॉपिक पढ़ाते हैं, तो कई बार वो अच्छी तरीके से समझ में नहीं आते और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाती है, तो हमारा दिमाग में एक वो रहता है कि 1.5 घंटे की वीडियो तो ना देखें। अगर 30 मिनट की वीडियो तो दिमाग बोलता है हाँ 30 मिनट की है तो देख लिए। इसलिए हर टॉपिक को अलग-अलग वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 52 में क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 52 में लिखा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। तो भारत के राष्ट्रपति का पद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में बताया गया कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। जो अपनी कार्यपालिका उसकी जितनी भी शक्तियां वो सभी राष्ट्रपति में निहित होंगी। इसके अलावा जो अपना राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति, वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च प्रमुख, तीनों सेनाओं का प्रमुख सेनापति होता है। थल सेना, जल सेना और वायु सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति के बारे में 2 फैक्ट हम लोगों ने पढ़े थे कि राष्ट्रपति का पद का उल्लेख आर्टिकल 52 के अंतर्गत किया गया है और अनुच्छेद 53 में लिखा गया है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। इसके अलावा एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? हमारा राष्ट्रपति होता है। कई बार आपने क्वेश्चन देखा होगा भारत का पहला नागरिक कौन है? तो इसका आंसर क्या है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि भारत का पहला नागरिक, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला नागरिक कौन है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि भारत का पहला नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भी होता है। अपने राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि राष्ट्रपति का पद क्या है, उसकी कौन कौन सी शक्तियां हैं, उसके बारे में पढ़ा। अब देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो किस तरीके से होता है। क्या आपने कभी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दिया है? तो इसका आंसर है नहीं। तो आप लोग राष्ट्रपति के चुनाव में क्यों नहीं भाग लेते? अगर आप लोग भाग नहीं लेते तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो हम देखेंगे कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो इन दोनों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और इन दोनों के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। सदस्य 2 तरीके होते हैं, एक निर्वाचित सदस्य, एक मनोनीत सदस्य। तो मनोनीत कौन होते हैं? जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इनका ये चुनाव के थ्रू नहीं चुने जाते, इनको नियुक्त किया जाता है। और जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो चुनाव प्रक्रिया के तहत नियुक्त किए जाते हैं या चुनाव के तहत चुन के आते हैं। जैसे आपने आपने अपने क्षेत्र के जो सांसद होता है उसके चुनाव में आप लोग वोट देते हैं, विधायक होता है उसके चुनाव में आप लोग वोट देते हैं, तो ये कैसे सदस्य? निर्वाचित सदस्य। लेकिन जो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है तो वो कहीं से चुन के नहीं आते हैं। तो कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा या राज्यसभा कैसे? निर्वाचित सदस्य। इनको क्या बोला जाता है? एमपी। तो लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित एमपी इसमें भाग लेते हैं। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य अपने एमएलए, आपके क्षेत्र का विधायक और सांसद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। तो राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा भारत में राज्यों के अलावा केंद्र शासित प्रदेश भी पाए जाते हैं। जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा होती है उनके सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जैसे दिल्ली, पुदुचेरी, वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी है, तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। कौन कौन लोग भाग नहीं लेता है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, तो राष्ट्रपति मनोनीत कब करेगा? जब राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। तो राष्ट्रपति नियुक्त होने के बाद सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो जो सदस्य मनोनीत हैं, जो चुने ही नहीं गए, वो कैसे चुनाव प्रक्रिया में भाग लेंगे? तो जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। इसके अलावा कई राज्यों में विधान परिषद पाई जाती है। जैसे एमपी में केवल विधान सभा होती है, विधान परिषद नहीं है। कई राज्य ऐसे हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन कौन से राज्य जिनमें विधान
सभा के अलावा विधान परिषद भी पाई जाती है। तो राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। तो कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। तो आपको ये अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना। अगर आपको समझना है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसकी एक अलग से वीडियो के अंतर्गत समझा दिया जाएगा, क्योंकि वो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए अगर उसको यहाँ हम लोग समझेंगे तो अपनी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो राष्ट्रपति के चुनाव को समझने के लिए कम से कम 1 घंटे का समय लगेगा। तो वो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्व नहीं है, केवल जनरल नॉलेज के लिए है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है। बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है, जैसे अपने विधायक और सांसद चुने जाते हैं वैसे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए फिक्स वोट होते हैं कि आपको इतने मत प्राप्त करने हैं। लोग जो अपने सांसद और विधायक होते हैं उसमें क्या होता है कि जो 4 लोग लड़ रहे हैं उसमें 4 में सबसे ज्यादा वोट किसको मिले तो उसको ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में एक फिक्स वोट जब तक नहीं मिलते तब तक किसी को राष्ट्रपति निर्वाचित या राष्ट्रपति घोषित नहीं किया जाता है। तो अगर आप समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, एक वीडियो के अंतर्गत अलग से आपको समझा दिए जाएंगे। अब देखते हैं कि निर्वाचन पद्धति, किस निर्वाचन पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। जनता सीधे रूप से भाग नहीं लेती, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। जैसे हम लोगों ने संविधान सभा में पढ़ा था कि संविधान सभा में जनता ने सीधे रूप से भाग नहीं लिया था, उनके चुने हुए प्रत्याशियों द्वारा जो संविधान सभा के सदस्य थे वो चुने गए थे। इसलिए आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ना तो एक क्रम में पढ़ना है। ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन वहां पर आपको समझाया गया था जब संविधान सभा का निर्माण वाला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार जाके वो वीडियो जरूर देखें। उसके अलावा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है और गुप्त मतदान होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इन दोनों को समझने के लिए जब हम राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है, क्या चुना जाता है, ये पद्धति किस प्रकार की होती है, उनको उस वीडियो के अंतर्गत समझ लेंगे। अगर आपको जानने की क्यूरियोसिटी है कि हमें जानना है राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए और एक वीडियो के अंतर्गत बता दिया जाएगा राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है। इसके लिए क्या क्या शर्तें होती है राष्ट्रपति के लिए, क्या कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतलब घोषित, जैसे सरपंच का चुनाव होता है तो कोई भी जाकर उसके लिए पर्चा भर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग ही खड़े होते हैं, जिनके 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, मतलब एक पत्र है जिसके अंतर्गत जो लोकसभा या राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और 50 लोगों ने उसका सपोर्ट किया होना चाहिए। मतलब टोटल कितने लोग? 100 लोग। अगर 100 लोग किसी के सपोर्ट में होते हैं या किसी के नाम की सिफारिश करते हैं तो उसको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार होता है, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। जमानत राशि कितनी होती है? 1500 रुपए। जो 15,000 होते हैं वो 15,000 रुपए जमा करने होते हैं। अगर आप इन निश्चित मत प्राप्त नहीं करते तो आपके पैसे वापस नहीं किए जाएंगे। अगर आप एक निश्चित मत प्राप्त करते हैं तो आपके पैसे वापस कर दिए जाए। आपने कई बार देखा हो कि किसी विधायक को बहुत कम वोट मिले तो क्या बोलते हैं, उसकी जमानत भी जब्त होगी, मतलब जो उसने पैसे जमा किए थे वो भी उसको वापस नहीं किए जाएंगे। तो एमएलए और एमपी के वोट किस प्रकार निकाले जाते हैं? एमएलओ की संख्या जो अपने विधायक होते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है, सांसदों की संख्या कम होती है, क्योंकि विधायक हर विधानसभा के होते हैं जबकि सांसद ऐसे नहीं, सांसद एक फिक्स होते हैं। तो राज्य, उस राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, निर्वाचित जो एमएलए उनकी संख्या कितनी है, 1/1000 जो भी निकलेगा वो एक एमएलए के बट का, जो एक एमएलए है ना उसके मत का मूल्य होगा। सभी एमएलए के, जो सभी एमएलए उनके जो कुल वोट का मूल्य निकला है वो, और सभी निर्वाचित एमपी की संख्या का जो भाग देंगे वो मत निकलेगा, वो किसका होगा? सांसदों का। तो इस प्रक्रिया को हम अलग से वीडियो जिसमें हम समझेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है उसमें आपको निकाल के बताया जाएगा कि एक एमएलए का मत किस प्रकार निकाला जाता है, एक एमपी का मत, एक सांसद का मत किस तरीके से निकाला जाता है, और दोनों का बराबर मत के बाद दोनों ही लोग ही वोट करते हैं
उनके मतों का मूल्य क्या होता है, किस तरीके से चुनाव होता है। तो अब तक हम लोगों ने समझा कि राष्ट्रपति का पद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में दिया गया है, कौन कौन सी शक्तियां देते हैं राष्ट्रपति के अंतर्गत, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन लोग भाग लेते हैं और राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सी पद्धति के अनुसार होता है। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च प्रमुख कौन सा होता है, तो अपने आर्टिकल 53 के अंतर्गत पढ़ा था कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति चुनाव में जमानत राशि कितनी होती है, तो हमने अभी देखा था जमानत राशि कितनी होती है, 15,000 रुपए। ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अपन लोगों ने पढ़ा, अभी आर्टिकल 55 के अंतर्गत हमने पढ़ा था। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल कौन से आर्टिकल के अंतर्गत दिया है, अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। कौन लोग शामिल नहीं होते हैं, तो राज्यसभा के जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। क्यों नहीं भाग लेते हैं, ये हमने वहां पर समझा था। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आप थ्योरी को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद अगर आप पीवाईक्यू लगाएंगे तो आपको इस तरीके से पीवाईक्यू आएंगे, आपका हर क्वेश्चन आपसे बनेगा। अगर आपने टॉपिक अच्छी तरीके से पढ़ा है, समझा, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही हमारे चैनल पर जैसे 1 या सब्सक्राइब होंगे, हम लोग इसी तरीके से जो आधुनिक भारत है उसकी भी सीरीज स्टार्ट करेंगे और स्टैटिक जीके की भी सीरीज स्टार्ट करें। तो ये दोनों सीरीज जैसे ही हमारे चैनल पर 1 या सब्सक्राइब होते हैं, उसके बाद हम ये दोनों सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को जरूर शेयर करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। और आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं अनुच्छेद 56 में क्या क्या दिया गया कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो कितने वर्ष का होता है। तो जिस दिन से राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है उस दिन से 5 वर्ष तक होता है। मान लीजिए कि आज 6 अगस्त है, आज के दिन किसी राष्ट्रपति ने को चुना गया, पद ग्रहण किया आज 6 अगस्त को, तो 5 साल बाद 6 अगस्त को ही उसका पद समाप्त हो जाएगा। त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगर राष्ट्रपति बीच में अपना पद छोड़ना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, उपराष्ट्रपति को। ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देता है, तो उपराष्ट्रपति को देता है। पुनर्निर्वाचन, क्या एक व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है, अनुच्छेद 57 के अंतर्गत। भारत में कितनी भी बार चुनाव लड़ सकते हैं, कोई सीमा नहीं है। जैसे भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन यूएसए में नहीं है। यूएसए में अधिकतम 2 बार। जैसे वर्तमान में यूएसए का राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप, जो इससे पहले एक बार चुनाव जीत चुके हैं। ये उनका सेकंड कार्यकाल था, तो 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। अब वो कभी भी भविष्य में यूएसए के राष्ट्रपति नहीं बन सकते, लेकिन भारत में ऐसा उल्लेख नहीं है। भारत में वर्तमान में अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, वो अगली बार भी चुन सकती है, उसके अगली बार भी चुन सकती है। वो कम से कम 4 बार बनना चाहे, 5 बार बनना चाहे, जितनी बार भी बनना चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकती है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कार्यकाल अब तक के राष्ट्रपतियों में सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष की होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हम आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन सी योग्यता है। तो वो योग्यता होना चाहिए किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद को संविधान में नहीं समझाया गया है कि लाभ का पद क्या होता है। ये लिखा है केवल कि किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो अनुच्छेद 56 में उसका कार्यकाल दिया गया, अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन दिया गया और अनुच्छेद 58 में उनकी योग्यताएं बताई गई है। अब ये योग्यता हर व्यक्ति के पास होती है, तो हर व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं। उसके लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। मतलब 50 लोगों ने हस्ताक्षर किए और 50 लोग उसका सपोर्ट, तो 100 लोगों का सपोर्ट होने के बाद ही
कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। तो ये इसकी सामान्य योग्यता है जो एक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए होनी चाहिए। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव हमने देख लिया, उसका कार्यकाल देख लिया, किस तरीके से चुना जाता है ये देख लिया। अब राष्ट्र कोई भी जैसे लोकसभा का सदस्य हो, चाहे विधानसभाओं का सदस्य हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सभी अपने पद की शपथ लेते हैं। तो जो राष्ट्रपति होता है वो अपने पद की शपथ या राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। तो राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ दिलाता। अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसकी जगह पर जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। जैसे मान लो कि सुप्रीम कोर्ट या तो नियुक्त नहीं किया गया या किसी कारणवश उपस्थित नहीं है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो क्या राष्ट्रपति अपने पद की शपथ नहीं ग्रहण करेगा? जरूर करेगा। उसकी जगह पर जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ दिलाएगा। पद की क्या क्या शर्त है? संघ या राज्य के अधीन किसी भी संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, ना तो विधानसभा का, ना ही लोकसभा का और ना ही राज्यसभा का, किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो एमएलए, एमपी, सांसद या विधायक है, अगर वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है तो अगर वो राष्ट्रपति नियुक्त हो जाता है तो अपने पद की शपथ लेने से पहले उसको अपना जो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर है उसका पद छोड़ना होगा। कार्यकाल के दौरान उनके वेतन, भत्ते और उपलब्धियों में किसी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी। मतलब जब तक 5 साल तक कार्यकाल रहेगा ना तो आप उनके वेतन भत्ते घटा सकते हैं कि वर्तमान में राष्ट्रपति को इतना वेतन मिलता है तो कम करके इतना वेतन कर दिया, नहीं। कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों में कमी नहीं की जाए। इसका उल्लेख भी अनुच्छेद 59 के अंतर्गत किया गया है। तो हम लोगों ने समझा कि कौन कौन सी पद की शर्तें हैं, शपथ कौन दिलाता है। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, क्योंकि त्यागपत्र और शपथ दोनों अलग अलग लोगों द्वारा दी जाती है। त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। और शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश न होने पर कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश। तो आपको ये दोनों पॉइंट अच्छी तरीके से ध्यान रखने हैं। अब पढ़ते हैं महाभियोग। महाभियोग का क्या अर्थ होता है? राष्ट्रपति को हटाना। मान लीजिए किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया, अब उसको हटाने की भी एक प्रक्रिया होती है कि राष्ट्रपति को किस प्रकार हटाया जाएगा। तो उसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी होती है और उससे संबंधित प्रस्ताव आप लोकसभा में भी पेश कर सकते हैं, राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन में उससे संबंधित जो प्रस्ताव है वो पेश किया जा सकता है, चाहे तो लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, जिस भी सभा में। मान लीजिए कि आपने लोकसभा में 14 दिन पहले सूचना दे दी कि हम ये बिल लाने वाले हैं या प्रस्ताव लाने वाले हैं। उसके बाद लोकसभा में ये प्रस्ताव लाया गया, तो इस प्रस्ताव की शुरुआत कैसे होगी? जिस भी सदन में आरोप लगाए गए हैं उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। उसके बाद ही मान लीजिए लोकसभा में लाए तो लोकसभा के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी चाहिए, तभी इस पर कार्यवाही प्रारंभ होगी। अब लोकसभा में कार्यवाही प्रारंभ हो जाती है। लोकसभा में जो बिल राष्ट्रपति को हटाने का जो बिल लाया गया है उस पर कार्यवाही स्टार्ट हो जाती है। मान लो कि लोकसभा से वो बिल पास हो जाता है तो लोकसभा उसको कौन से विशेष बहुमत, मतलब 2/3 बहुमत, सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत। प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कितने सदस्य चाहिए? 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अब जिस भी सदन में लाया तो हमने देखा कि लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा के 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर भी कर दिए, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना भी दे दी। उसके बाद जो लोकसभा के कुल सदस्य उनके 2/3 मतलब विशेष बहुमत, कुल सदस्य संख्या का 2/3 लोगों ने उस पर पास कर दिया, मतलब 2/3 लोगों के बहुमत से वो बिल पास हो गया। तो लोकसभा के बाद वो बिल कहाँ पर जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा में जो आरोप लगाए गए हैं राष्ट्रपति के ऊपर, राष्ट्रपति को कौन से आरोप के तहत हटाया जाता है?
संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। तो जो राष्ट्रपति पर जो आरोप लगाए गए हैं, लोकसभा से जब बिल पास हो गया, उसके बाद राज्यसभा में पहुंचा। राज्यसभा में जो राष्ट्रपति पर आरोप लगाए गए उनकी जांच की जाएगी। अगर वो आरोप सही पाए जाते हैं तो राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से उसको पास करना होगा। अगर 2/3 बहुमत से पास नहीं होता है तो राष्ट्रपति नहीं हटाएगा, वो बिल वहीं समाप्त हो जाएगा। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में से ही विशेष बहुमत का क्या अर्थ होता है कि जो कुल सदस्य उसके 2/3 सदस्यों द्वारा उसको पारित करना चाहिए, तभी वो प्रस्ताव पारित माना जाएगा। जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है उसके बाद राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। जो महाभियोग प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। कई बार आपको ये शब्दावली भी देखने को मिलेगी कि राष्ट्रपति को कौन सी प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो हमने समझा कि राष्ट्रपति को पद क्या है, कौन कौन सी शक्तियां हैं, किस प्रकार चुना जाता है, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, क्या शर्तें हैं, कौन शपथ दिलाता है, किसको त्याग पत्र सौंपा जाता है, किस प्रकार हटाया जाता है, ये सभी प्रावधान हम लोगों ने पढ़े थे। अगर आपको कोई प्रावधान या किसी भी अनुच्छेद को पढ़ने में कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें ये समझ में नहीं आया, ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। अब पद रिक्ति क्या होती है? कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला, जैसे 5 वर्ष पूर्व राष्ट्रपति का जो पद धारण करता है उसे 5 वर्ष तक अपने पद पर धारण रहता है, लेकिन जब उसका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है उससे पहले ही राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाता है। मान लीजिए कि अभी 5 साल नहीं हुए, राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या उन्होंने त्याग पत्र दे दिया या महाभियोग प्रक्रिया जो अभी हमने समझा था उसके तहत राष्ट्रपति को हटा दिया गया। इन तीनों में से पहला क्या है? 5 साल से पहले चुनाव करवा लिए जाएंगे। अगर मान लो कि ये वाली कार्ड नहीं है, ये वाला कार्ड है कि राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे ऐसे कौन कौन से राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, या उन्होंने उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे दिया है, या महाभियोग प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को हटा दिया गया है। तो इन तीनों कारणों में से ही 6 माह के अंतर्गत, मतलब राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति को अपना 6 अगस्त को इस्तीफा सौंप दिया, मतलब अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, तो 6 अगस्त से लेकर 6 माह के भीतर राष्ट्रपति के चुनाव करवाना अनिवार्य है। जब तक राष्ट्रपति नहीं है तो अब राष्ट्रपति का पद तो खाली नहीं रह सकता, तो उसकी जगह पर कौन व्यक्ति राष्ट्रपति नियुक्त किया है? तो भारत का उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति का पद है या उपराष्ट्रपति अपने पद पर है तो भारत का उपराष्ट्रपति। मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति भी नहीं है, ना राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जी ने त्याग पत्र दे दिया, ना राष्ट्रपति है ना उपराष्ट्रपति है, उसके बाद तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो उसके पद को संभालेगा। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश उस पद को संभालेगा। तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की कंडीशन में या तो उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश। अब ऐसा नहीं है कि सबसे पहले वरिष्ठ न्यायाधीश, ये क्रम है। सबसे पहले उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश। इस क्रम में राष्ट्रपति का पद संभालेगा और कितने समय तक? 6 माह तक। 6 माह के अंतर्गत नए राष्ट्रपति के चुनाव करवा लिए जाएंगे। अब हमने देखा था कि चुनाव मतलब राष्ट्रपति को चुनना और हटाना। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कौन कौन लोग भाग लेते, तो हमने देखा था कि लोकसभा, कौन कौन लोग भाग लेते हैं चुनाव प्रक्रिया में, ये पॉइंट भी आप, और हटाना, इन दोनों में अलग अलग लोग भाग लेते हैं। तो चुनाव प्रक्रिया में लोकसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और विधानसभाओं के, जो राज्य की विधानसभा है उनके मनोनीत सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है उनके मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। अब राष्ट्रपति को हटाने में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, तो राष्ट्रपति के कौन कौन लोग भाग लेते हैं? जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया हटाता है उसमें भाग नहीं लेते, जबकि ये लोग चुनाव में भाग लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के जो सदस्य होते हैं जहां विधानसभा है उनके सदस्य भी भाग नहीं लेते। कौन भाग लेते? केवल लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत। हमने देखा कि चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति को हटाना होता है तब मनोनीत और
अनुचित सदस्य दोनों ही भाग लेते हैं, केवल लोकसभा और राज्यसभा के। ना तो विधायक भाग लेते हैं और ना ही केंद्र शासित प्रदेशों के जो विधायक चुने जाते हैं वो भाग लेते हैं, जबकि ये दोनों लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया के अंतर्गत जब राष्ट्रपति को हटाना होता है तब ये उसमें भाग लेते हैं। तो आपको ये पॉइंट अच्छी तरीके से समझना है। आपका ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया होगा कि चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं और हटाने जब महाभियोग की प्रक्रिया चलती है उसमें कौन कौन लोग भाग लेते हैं। ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में कि महाभियोग प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया था, तो हमने देखा था किसी भी सदन में पेश किया जाता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, लेकिन एक कंडीशन है, जिस भी सदन में पेश किया जा रहा है उससे पूर्व 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी और 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद ही वो प्रस्ताव पेश किया जाएगा। और जिस भी सदन में पेश किया जाएगा उस सदन में 2/3 बहुमत से पास किया जाएगा। उसके बाद अगले सदन में जाएगा, उस सदन में जो आरोप लगाया है उनकी पहले जांच की जाएगी, अगर साबित सही होते हैं आरोप फिर उस सदन द्वारा भी 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश, वो भी सुप्रीम कोर्ट का। महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है, तो हमने देखा था विशेष बहुमत है। विशेष बहुमत क्या था कि जो सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा पास करना चाहिए। अब एक क्विक रिवीजन के तहत देखते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत हमने देखा था राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 53 में देखा था कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति होती है और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 54 में हमने देखा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। अनुच्छेद 55 में हमने देखा था कि राष्ट्रपति की निर्वाचन में कौन सी प्रणाली प्रयोग की जाती है। उसके बाद राष्ट्रपति का कार्यकाल देखा था, क्या राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है, वो हमने अनुच्छेद 57 में पढ़ा। राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी है उसके बारे में अनुच्छेद 58 में पढ़ा था। क्या शर्तें हैं उसके बारे में अनुच्छेद 60 में पढ़ा था। शपथ कौन दिलाता है उसके बारे में अनुच्छेद 60 में पढ़ा था। और अनुच्छेद 61 में हम लोगों ने महाभियोग प्रक्रिया देखी थी और अनुच्छेद 62 में हमने पद रिक्ति देखी थी। तो आपको इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अपने कि कौन से आर्टिकल में क्या दिया गया है। पहले लेक्चर को अच्छी तरीके से पढ़ो, प्रत्येक पॉइंट को समझो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पद है, कार्यपालिका कौन कौन सी, निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। केवल ये तो शॉर्ट ट्रिक है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो निर्वाचन पद्धति कौन से आर्टिकल में दी गई है, 55। निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेंगे ये अनुच्छेद 54 में बताया गया है। तो ये कैसे क्विक रिवीजन के तहत याद करना है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था जो आपको याद रखना है। योग्यता पढ़ी थी कितनी, 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रस्तावक अनुमोदक पढ़े थे 50। कितनी जमानत राशि की जाए वो भी देखी थी। विधि अप्रत्यक्ष या एकल संक्रमण प्रणाली के तहत चुनाव होता है। कौन कौन लोग भाग लेते हैं, कौन कौन लोग भाग नहीं लेते हैं। शपथ कौन दिलाता है, त्याग पत्र कौन देता है। शपथ सीजीआई द्वारा दी जाती है और अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं, उपराष्ट्रपति को। महाभियोग प्रक्रिया के बारे में देखा कि 14 दिन पहले नोटिस देना होगा, 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करें, उसके बाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा। जिस भी सदन में पेश किया जा रहा है उसके 2/3 सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए। और जब राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो कौन राष्ट्रपति के या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भूमिका निभाएगा। इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। उसके बाद क्विक रिवीजन देखना है कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था और कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या दिया गया है। ये 10 एमसीक्यू है, आप इनको सॉल्व कर लीजिए, इनके आंसर भी साथ साथ में लिखे। इसी तरीके से वन लाइन फैक्ट के तौर पर आप शॉर्ट नोट्स एक पेज के अंतर्गत सबसे पहले आप लोगों को लिखेंगे आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में क्या क्या दिया है, वो भी शॉर्ट्स में, जैसे पद, निर्वाचन, निर्वाचन पद्धति, कार्यकाल। फिर अपन एक उसी के जस्ट नीचे लिखेंगे क्या कौन सी योग्यता है, कितने लोग चुनाव में भाग लेते हैं, कौन कौन। एक शॉर्ट नोट्स में इसको लिखेंगे और उसके ही नीचे या अगले पेज में, एक पेज की जो सेकंड साइड होती है उस साइड वन लाइन में फैक्ट लिखेंगे, एक एक लाइन के फैक्ट। जैसे भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति। सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति कौन रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महाभियोग नोटिस की अवधि कितनी, 14 दिन पूर्व देनी होती है। राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में दिया गया था, अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। इस तरीके से आप ये वन लाइन फैक्ट को भी लिख लेंगे। तो आप जब भी एग्जाम देने जाएं या जब भी अपने टॉपिक का रिवीजन करें तो आपके एक पेज के दोनों साइड पे लिखे हुए नोट्स से ही आपका
रिवीजन हो जाएगा, आपको बार-बार अपना पूरा नोट्स देखने की ज़रूरत नहीं है। तो कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। महाभियोग प्रक्रिया में कौन-कौन लोग भाग लेते हैं? सभी भाग लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य। कार्यवाहक राष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक रह सकता है। राष्ट्रपति न होने पर कौन रहेगा? उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश। लाभ का पद संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। तो इस तरीके से हमारा राष्ट्रपति वाला टॉपिक कवर होता है। अगर आपको कोई भी पॉइंट या कोई भी आर्टिकल समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आपका कोई भी डाउट बचता है तो हम आपके डाउट का जवाब कमेंट बॉक्स में बता दें। अगर वहां भी आपको समझ में नहीं आता है तो अगली वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। जैसे ही हमारे चैनल पर 1 या सब्सक्राइब होते हैं वैसे ही हम आधुनिक भारत और स्टैटिक जीके दोनों की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंतर्गत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।